नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका गाइड, आपका मित्र अंकित बंसल आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद राव वनडे एग्जाम के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और ढेर सारी पढ़ाई का आनंद भी ले रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं अंकित बंसल आपके लिए प्रतिदिन करंट के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आता हूं और आज आपको आपकी स्क्रीन पर कुछ क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का एवं उल्का पिंड लिखा हुआ दिख रहा होगा और कुछ ऐसा लग रहा होगा कुछ उल्का पिंड पृथ्वी की ओर बढ़ रहे हैं। तो आपके दिमाग में एक विचार उत्पन्न हो रहा होगा कि सर ये क्या है, इसमें क्या है करंट। तो मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में एक रिपोर्ट आई, एक रिसर्च हुई और उस रिसर्च ने ये बताया कि जो पृथ्वी पर आज से करोड़ों वर्ष पहले डायनासोरों की विलुप्ति हुई, जो प्रजातियों का नष्ट होना हुआ, वो किसी धूमकेतु के कारण ना होकर क्षुद्र ग्रह के कारण। वो क्षुद्र ग्रह आया कहां से? क्षुद्र ग्रह हम देखते हैं कि सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। क्या ये वही क्षुद्र ग्रह था? देखिए यार, वो तो एस टाइप क्षुद्र ग्रह है। आज इस रिपोर्ट ने बताया कि इसमें तो कार्बन की मात्रा थी। ये सी टाइप क्षुद्र ग्रह, क्या ये हमारे सौरमंडल से बाहर से आया था? तो क्या घटना घटित हुई? क्या इतने घातक होते हैं क्षुद्र ग्रह कि उसने इतनी बड़ी प्रजाति को विलुप्त कर दिया? क्या केवल डायनासोर ही विलुप्त हुए थे? तो इन सब विचारों का क्या होता है क्षुद्र ग्रह, क्या होता है धूमकेतु, क्या है उल्का, क्या है उल्का पिंड। तो इन सब चीजों को मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगा। तो हम जानेंगे इस नई रिपोर्ट को। इस नई रिपोर्ट ने इसको करंट के लिए महत्वपूर्ण बना दिया है। तो मैं स्टार्ट करता हूं आज की क्लास। तो मेरे दोस्तों, हालिया संदर्भ आपको बताता है कि जो 66 मिलियन वर्ष पूर्व 6 से 9 मील चौड़ाई वाली एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया। कितने वर्ष पूर्व दोस्तों? 66 मिलियन। 66 मिलियन वर्ष पूर्व चौड़ाई कितनी थी? 6 से 9 मील। एक विशाल क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराया तो पृथ्वी से डायनासोर युग का अंत ही हो गया। यानी कि वो क्षुद्र ग्रह इतना विशाल था, इतना विशाल था कि उसने एक डायनासोर युग का अंत कर। यह घटना पृथ्वी के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण सामूहिक विलुप्ति की घटना मानी जाती है। यानी कि जितनी सामूहिक विलुप्ति इस घटना से हुई, उतनी सामूहिक विलुप्ति पृथ्वी पर अभी तक इतिहास में नहीं देखी। क्षुद्र ग्रह के बारे में पता चला, कैसे पता चला कि ये क्षुद्र ग्रह मैक्सिको में एक प्रायद्वीप है जिसका नाम है युकाटन। क्या नाम है भैया? प्रायद्वीप का नाम है युकाटन। इस युकाटन प्रायद्वीप से टकराया। मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप से जब टकराया तो वहां पर चिक्सुलन क्रेटर का निर्माण हुआ। कौन से क्रेटर का निर्माण हुआ? चिक्सुलन क्रेटर का निर्माण हुआ। पहले ये माना जाता था कि ये क्षुद्र ग्रह इस टाइप आया, ये पृथ्वी से टकराया, पृथ्वी पर ज्वालामुखी फटे और डायनासोर समाप्त हो गए। लेकिन नहीं, यहाँ तो कुछ और बात निकल। ये चिक्सुलन क्रेटर का निर्माण हुआ, जिसकी अगर लंबाई और चौड़ाई की बात की जाए तो इस चिक्सुलन क्रेटर की लंबाई चौड़ाई 112 मील चौड़ा और इसकी गहराई की बात की जाए तो ये 12 मील गहरा था। कितना? 12 मील गहरा। ये अपने आप में बहुत विशाल जगह हो गई कि इतना गहरा विशाल गड्ढा, एक इतना बड़ा क्रेटर का निर्माण कर दिया किसने? क्षुद्र ग्रह ने। तो ये घटना कितनी भीषण रही है। ठीक है, मैं आगे की बात करता हूं। इस संदर्भ में एक नया शोध प्रकाशित हुआ जिसने बताया कि क्षुद्र ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कहां से आया, इसका ओरिजिन क्या। विस्फोट के बाद जो अवशेष हमें प्राप्त हुए, उन अवशेषों ने के विश्लेषण से हम वहीं से पता लगा पाए कि क्षुद्र ग्रह कहां से आया। तो पता चला कि ये क्षुद्र ग्रह हमारे सौरमंडल का तो था ही नहीं। ये हमारे सौरमंडल का तो था ही नहीं। जिसे हम एस टाइप समझ रहे थे, जिसे हम समझ रहे थे कि सूरज की कक्षा में से आ गया है, वो वहां का तो था ही नहीं। ये तो कहीं बाहरी क्षेत्र से आया था। जैसा कि मैंने बताया, भी बोला, पूर्व में हमें क्या अनुमान था कि ये उत्पत्ति ग्रह के पास से आया, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या हुआ? ये तो भैया कहीं बाहर से आया था। विश्लेषण हमें इस बात की जानकारी देता कैसे? हमें ऐसा क्या प्राप्त हुआ जिसके आधार पर हम कह रहे हैं कि ये सौर मंडल के बाहर से आया? तो बेटा दोस्तों, हमें मलबे
कि विश्लेषण से पता चला कि जो क्षुद्र ग्रह है ना, वो एक कार्बन युक्त क्षुद्र ग्रह है। कैसा है? कार्बन युक्त, जिसको कहते हैं सी टाइप। ये क्षुद्र ग्रह तो सी टाइप है, और सी टाइप क्षुद्र ग्रह हमारे सौरमंडल की कक्षा में नहीं मिलते। यानी कि जो सी टाइप यानी कि कार्बन की उच्च सांद्रता, इसमें तो कार्बन की उच्च सांद्रता थी, तो ये सी टाइप क्षुद्र ग्रह है, और सी टाइप क्षुद्र ग्रह हमारे सौरमंडल में नहीं देखा। हमारे सौरमंडल में क्या देखा जाता है? नया शोध पिछले सिद्धांतों को इसी आधार पर खारिज करता है। पिछला सिद्धांत क्या कहता था कि भैया ये धूमकेतु है। धूमकेतु क्या? जो सूर्य की कक्षा में चक्कर लगा रहा है, उसको हम धूमकेतु कहते हैं। कमेंट। और हमने कहा कि भैया एक धूमकेतु था जिसका मलबा ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जमा हो गया। उस मलबे के जो मलबा हमें मिला वो ज्वालामुखी वहां विस्फोट हुआ तो मलबा जमा हो गया। ऐसा नहीं। साइंस जर्नल में ये शोध प्रकाशित हुआ, और वो प्रमाणित करता है कि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति क्षुद्र ग्रह बेल्ट में जाने से पहले, यानी कि एक बेल्ट है मंगल और बृहस्पति की, उस बेल्ट में जाने से पहले ये बाहरी सौरमंडल से हमारे पास आ, ये किसी बाहरी सौरमंडल से आ रहा था, जिसको जाना कहां था? मंगल और बृहस्पति की क्षुद्र ग्रह बेल्ट में जाना था, लेकिन ये उस बेल्ट में नहीं गया, बल्कि ये हमारी तरफ खिंचा चला। शोधकर्ताओं ने मलबे से प्राप्त किया स्टेनियम। स्टेनियम के समस्थानिक जब प्राप्त किए तो इनका विश्लेषण जब किया गया तो हमें मिला कि ये पृथ्वी के लिए तो दुर्लभ है, ये ऐसा समस्थानिक पृथ्वी पर तो देखने को ही नहीं मिलता, लेकिन क्षुद्र ग्रह में इनका पाया जाना बड़ा सामान्य सा है। तब हमने इस प्राप्त स्टेनियम पर अन्य कार्बनयुक्त क्षुद्र ग्रहों में पाए जाने वाले समस्थानिकों से मेल खाते, तब हम ये बात पर पहुंचे कि ये धूमकेतु नहीं था, ये तो क्षुद्र ग्रह था जो कहीं बाहर से आया था, जिसको मंगल और बृहस्पति की क्षुद्र ग्रह बेल्ट में जाना था, वो वहां से ना जाता हुआ ये कहां आ गया? पृथ्वी पर। ठीक है। अब मैंने इसको अभी आपको बताया कि ये कैसा था? सी टाइप था। अब देखिए सी टाइप को मैं बताता हूं आपको। देखिए ये कुछ यूं था, ये सी टाइप था, और ये इस तरह से पृथ्वी से आकर टकरा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये क्षुद्र ग्रह था, इसके बारे में पता चला। कैसे पता चला? ये मैंने आपको बताया कि सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र से आया। क्यों? क्योंकि भाई हमको इसके समस्थानिकों में क्या मिला? स्टेनियम मिला। क्या मिला? स्टेनियम मिला, और स्टेनियम हमारे पास के क्षुद्र, हमारे धूमकेतु में नहीं पाया जाता, ये तो क्षुद्र ग्रह में पाया जाने वाला तत्व। अब ये अन्य क्षुद्र ग्रहों से भी मेल खाता है। इस आधार पर हम ये पहुंचे कि भाई ये कहां पर, ये क्या था? पृथ्वी पर जो घटना घटी वो क्षुद्र ग्रह का प्रभाव थी, और ये किसमें रिपोर्ट आई? साइंस जर्नल में प्रकाशित। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि साइंस जर्नल में। अगली कौन सा समस्थानिक था? स्थैनियम। ये कहां पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह में। ये समस्थानिक किसमें पाया जाता है दोस्तों? क्षुद्र ग्रह में पाया। आगे की बात, आगे की बात क्या कहती है? विशेषज्ञ कहते हैं कि सी प्रकार के क्षुद्र ग्रह सौरमंडल की प्राचीनतम वस्तुओं में से एक है, जो सूर्य से बहुत दूर उत्पन्न होते हैं। क्या कहते हैं? ये सी प्रकार के क्षुद्र ग्रह है ना, ये बहुत प्राचीन है, लेकिन सूर्य से बहुत दूर इनका उत्पत्ति होती है। इनकी संरचना एस प्रकार के क्षुद्र ग्रहों से भिन्न होती है, जो सूर्य के करीब निर्मित हुए हैं। एस प्रकार के क्षुद्र ग्रह कहां पाए जाते हैं भैया? एस टाइप कहां पाए जाते हैं? एस टाइप पाए जाते हैं सूर्य के करीब। सूर्य के करीब। वहीं सी टाइप कहां पाए जाते हैं? सी टाइप कहां पाए जाते हैं? सूर्य से बहुत दूर। ठीक है जी। तो सूर्य के करीब तथा पृथ्वी जैसे स्थलीय ग्रहों के निर्माण के लिए प्राथमिक स्रोत है। जो एस टाइप के क्षुद्र ग्रह है ना, ये एस टाइप के क्षुद्र ग्रहों के कारण ही तो पृथ्वी जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। पृथ्वी जैसे ग्रहों के निर्माण के प्राथमिक स्रोत है ये एस टाइप के क्षुद्र ग्रहों के कारण तो पृथ्वी जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। ये टूटकर पृथ्वी जैसे ठंडे पड़े और पृथ्वी जैसे ग्रहों का निर्माण। ठीक है। वैज्ञानिकों ने 37 मिलियन से 470 मिलियन वर्ष पूर्व के क्षुद्र ग्रहों के मलबों का भी विश्लेषण किया, और पाया कि सभी इस प्रकार के क्षुद्र ग्रह थे। यानी कि हमने पाया कि जो और क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराए या कहीं टकराए 37 मिलियन से 470 मिलियन वर्ष पूर्व, वो सब इस प्रकार के थे, यानी कि जो निर्माणकारी सहयोग कर रहे थे, जो बहुत बड़े नहीं हुआ। लेकिन अभी हमको
यह दर्शाता है कि जो सी प्रकार का कार्बन युक्त क्षुद्र ग्रह में मिला है, जो धरती से 66 मिलियन वर्ष पूर्व टकराया था, ये भैया एक असामान्य घटना है। कैसी घटना है? असामान्य घटना है। यानी कि ऐसा इतिहास में हमको देखने मिला ही नहीं। इसका टकराना एकदम असामान्य था। पृथ्वी से एस टाइप क्षुद्र ग्रह टकराए, लेकिन ये सी टाइप के क्षुद्र ग्रह का टकराना ये एक असामान्य घटना थी, क्योंकि 37 मिलियन से 470 मिलियन वर्ष पूर्व तक हमने जब देखा तो हमें सभी एस टाइप क्षुद्र ग्रह दिखे। ये इकलौता एक क्षुद्र ग्रह दिखा जो सी टाइप, तो ये अपने आप में स्पेशल इसलिए भी। आगे विलुप्ति का दृश्य। अब आप इस विलुप्ति के दृश्य को अपनी आंखों के सामने लेकर आइएगा, कितना भयावह हो। ये दृश्य इतना भयावह था कि इसमें डायनासोर, टेरोसोर जैसे उड़ने वाले सरीसृप एवं कई समुद्री प्रजातियां विलुप्त हो गई। इनका नामो निशान मिल गया। हम डायनासोर को आज टीवियों में देख सकते हैं, हम कल्पना कर सकते हैं उनके अवशेषों से, लेकिन डायनासोर वास्तविक रूप से कैसे थे हमने, महज एक कल्पना मात्र रह गई। कल्पना कहां से? पिक्चरों से, जो इमेज हमको मिली, जो अवशेष हमको मिली। तो सोचिए विलुप्ति कितनी भयानक थी। ये विलुप्ति इतनी भयानक थी कि इस क्षुद्र ग्रह का टकराना करोड़ों परमाणु बमों के विस्फोट के समान था। जब एक परमाणु बम ने हिरोशिमा को समाप्त कर दिया, एक परमाणु बम ने नागासाकी को समाप्त कर दिया, और वहां आज भी लगभग 70 वर्षों बाद भी अपंग पैदा होते, तो सोचिए करोड़ों परमाणु बम एक साथ फटे होंगे तो इस पृथ्वी पर क्या विनाश पैदा हुआ होगा, कितना प्रलय मचा होगा, कितना प्रलयकारी मंजर होगा वो। ये इतना प्रलयकारी मंजर था कि कई प्रजातियां तो तत्काल प्रभाव से ही नष्ट हो गई। इसका टकराना हुआ, प्रजातियों का नष्ट हो जाना हुआ। इस मंजर को अपनी आंखों के आगे लेकर आइए, तब आप समझ पाओगे कि मैं क्या आपको बताना चाहता हूं। मैंने इस बात को दृश्य क्यों लिखा। घटना के बाद अभी बात यही नहीं रुकी। घटना के बाद इतना अंधेरा छा गया, इतना अंधेरा छा गया कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी को मिलना ही बंद। पृथ्वी तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंची, और पृथ्वी तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाई, तो भैया जब सूर्य की रोशनी नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा, फोटोसिंथेसिस कैसे होगा। और जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बाधित हो जाएगी तो कल्पना कीजिए खाद्य श्रृंखला टूट जाएगी, और वही परिणाम हुआ, खाद्य श्रृंखला ध्वस्त हो गई। और इस खाद्य श्रृंखला के ध्वस्त होने का परिणाम हुआ कि 90% से अधिक प्रजातियों की आबादी नष्ट, यानी कि कुछ तो विस्फोट से मारे गए, कुछ खाद्य श्रृंखला टूटने के कारण मारे गए। यानी कि जिन्होंने विस्फोट में खुद को सुरक्षित रख लिया था, वो अब खाद्य श्रृंखला के टूटने से मारे गए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो हुआ ही नहीं, खाद्य श्रृंखला ही टूट गई। और खाद्य श्रृंखला टूटी तो भैया 90%, आप सोचिए, कल्पना कीजिए 90% से अधिक आबादी नष्ट हो गई, कितना भयावह दृश्य होगा वो। बचा कौन? बचा वो जिसमें उड़ने की शक्ति थी, पक्षी और स्तनधारी जीव, जो कुछ पैदा कर सकते, जिनको जीवन जीने के लिए बहुत सारे साधन थे। बस यही लोग जिंदा रहने में सफल थे, बाकी सब इस धरती से समाप्त। जिससे लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व मनुष्यों का विकास हुआ। तो मनुष्यों का विकास कब हुआ? मनुष्यों का विकास 3 लाख वर्ष पूर्व लगभग। एक बात समझ रहे, कितना भयावह दृश्य था कि प्रजातियां कुछ तो तुरंत नष्ट हो गई, और 90% प्रजातियां प्रकाश संश्लेषण न मिलने से बहुत लंबे समय तक तो आसमान में अंधेरा ही छाया, पृथ्वी तक सूर्य की किरणें ही नहीं। आगे की क्या है? क्षुद्र ग्रह। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन इनका कोई पथ नहीं होता, लेकिन इनका कोई निश्चित पथ नहीं होता, ये कोई निश्चित पथ में चक्कर नहीं लगाते। ग्रह से छोटे होते हैं, इनका जो साइज है वो ग्रहों की अपेक्षा कम होता है। ज्यादातर क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच पाए जाते हैं, इन्हें एस्ट्रॉनॉट बेल्ट भी कहते हैं। मैंने भी बताया ना, क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल की बेल्ट में प्रवेश करने से पहले हमारे सौर मंडल में आ गया, जिसको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रॉनॉट बेल्ट कहते हैं। ज्यादातर वहीं आपके प्रवेश करते हैं। ये आकार में छोटे, लेकिन कुछ क्षुद्र ग्रह 100 किलोमीटर से भी लंबे होते हैं। इनका निर्माण किससे होता है? इनका निर्माण होता है दोस्तों, ये बने होते हैं चट्टानों और धातुओं के। किसके? चट्टानों व धातु।
जैसे हमें स्थेनियम मिला था, ठीक है। इन्हें इन्हें अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि ग्रहाणु या प्लेनेटॉइड। इन्हें ग्रहाणु और प्लेनेटॉइड के नाम से भी जाना जाता है। क्षुद्र ग्रह को ग्रहाणु और प्लेनेटॉइड के नाम से भी जाना जाता है। मेरी बात समझ में आई? अगली बात है धूमकेतु। क्या है धूमकेतु? तो सबसे पहली बात, इसका जो निर्माण है वो धूल, बर्फ एवं चट्टान से होता है। इसमें क्या मिलता है आपको? धूल मिलती है, बर्फ मिलती है और चट्टान। सूर्य की परिक्रमा के दौरान जब ये सूर्य के नजदीक पहुंचते हैं तो इनका बर्फ पिघलने लगता है। देखिए कितनी प्यारी सी प्रक्रिया है। जब ये सूर्य के करीब पहुंचते हैं ना, तो ये आपको दिख रहा है, पेन दिख रहा है ना, ये पीछे से पेन नुकीला होता है ना, आपके पास में पेन होगा, वो पीछे से नुकीला होता है और आगे से थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है। एक अंडाकार शेप होती है पीछे से, आप देखिए, नोटिस कीजिए पेन को, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब ये सूर्य के करीब पहुंचते हैं ना, तो इनका बर्फ पिघलने लगता है। पर बर्फ पिघलने लगता है ना, तो पूंछ बन जाती है, जिस पूंछ को हम कोमा कहते हैं। बर्फ पिघलने लगती है, जो बाष्पीकृत होकर किसका रूप ले लेती है? पूंछ का। तो बिल्कुल पतला हो जाता है, ठीक है। जैसे आप ये देख रहे हैं, देखिए पूंछ, देखिए मैं एक पूंछ बना रहा हूं, तो ये पूंछ बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोमा कहते हैं। ये पूंछ बनती क्यों है? क्योंकि उसका जो बर्फ है वो सूर्य की गर्मी से पिघलने लगता है, ठीक है। और बर्फ की गर्मी से पिघलने लगता है, वो बिल्कुल पतला हो जाता है पूंछ की तरह, फिर वो घूम रहा होता है और शेप उसकी अंडाकार हो जाती है। तो इसका पथ भी कैसा होता है? देखो, अंडाकार पथ पर परिक्रमा करता है। बात समझ रहे हैं? कोमा, जो कोमा है, जो पूंछ है, वो मुख्यतः बर्फ, अमोनिया और मीथेन का मिश्रण होती है। इस कोमा में, इस पूंछ में क्या होता है? बर्फ, अमोनिया और मीथेन, इसका ये मिश्रण है। ये सामान्यतः सूर्य की परिक्रमा करने में निश्चित समय सीमा का पालन करते हैं। तो समय सीमा है 70 से 200 वर्ष की, यानी कि 70 से 200 वर्ष तक ये सूर्य की कक्षा में परिक्रमा करते हैं। देखिए, इनकी परिक्रमा अवधि 70 से 200 वर्ष, ठीक है। इनका पथ जो है वो अंडाकार पथ होता है, जिसका एक छोर सूर्य से बहुत दूर और एक सिरा सूर्य के बहुत करीब होता है। तो जो करीब वो पूंछ बन जाता है और जो दूर वो अंडाकार, और वो पूंछ पकड़ के घूमता रहता है। जैसे मैं ये पूंछ पकड़ ली और मैं इस पूंछ को पकड़ के यूं घुमाऊं, तो वो इस तरीके से सूर्य के चारों तरफ घूमता है। ये बात समझ रहे? मेरी बात, जैसे ये पूंछ है, अब ये पूंछ यूं घूमती रहे सूर्य के चारों। मेरी बात समझे? मेरी बात समझे? तो जो सूर्य के करीब होता है वो एकदम पतला नुकीला होता है, जिसको हम पूंछ कहते हैं, कोमा कहते हैं। जो बहुत करीब, और एक सिरा बहुत दूर होता है। ठीक है दोस्तों, अगली बात, उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या है? ये उल्काओं का ही हिस्सा है। ये वो है, ये वो है जब कुछ उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो पूर्णतः बाष्पीकृत या जल नहीं पाते, यानी कि पूर्णतः बाष्पीकृत नहीं होते, जल नहीं पाते, तो वो क्या करते हैं? पृथ्वी पर गिर जाते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर गिर जाते तो इन्हें हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। यानी कि ये वो उल्का है, ये वे उल्का है जो पूर्णतः सूर्य की कक्षा, सॉरी, पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व पूरी तरीके से क्या नहीं हुए? बाष्पीकृत नहीं हुए या जले नहीं। समझ में आया? ये क्या है? ये वे उल्का है जो पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश से पूर्व पूरी तरीके से वाष्पीकृत नहीं हुए या जले नहीं, तो वो क्या हुए? पृथ्वी पर गिर गए। क्योंकि ये अधजले उल्का है, तो इनका आकार सामान्यतः छोटा होता है, लेकिन कुछ का वजन 500 किलोग्राम तक हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ का वजन कितना हो सकता है? 500 किलोग्राम, ठीक है। चलिए अगली बात, और अंतिम अंतिम बात क्या है? उल्का। ये उल्का और उल्का पिंड इसी का हिस्सा है। उल्का क्या है? उल्का का निर्माण क्षुद्र ग्रह के आपस में टकराने से होता है। जब दो क्षुद्र ग्रह आपस में टकराएंगे तो वो टुकड़ों में बटेंगे, तो जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटते हैं ना, वो क्या है? उल्का है। ठीक है। जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायुमंडलीय घर्षण के कारण या तो ये वाष्पित हो जाते हैं या जल जाते हैं। तो ये वाष्पीकृत हो जाते हैं, जल जाते हैं, तो उससे हम तारा टूटने की घटना है। आप और हम किस घटना में जानते हैं कि तारा टूट गया? कोई भी विश मांग लो तो उसे विशिंग स्टार भी कहते हैं। तारा टूटना, शूटिंग स्टार, पहले स्टार भी कहते हैं कि नहीं कहते? ठीक है। जो आसमान में सुंदर प्रकाश की लकीर बनाते हैं और उस प्रकाश की लकीर को सामान्य भाषा में हम क्या कहते हैं? भैया विशिंग स्टार है। क्या है कि आप इससे कोई भी मांग मांग लो, ये उस मांग को पूरा कर देगा, आपकी विश को पूरा करता है। ये शूटिंग, आप जानते हैं कि तारा टूटा है, ठीक है, फेलिंग स्टार है, आदि भी इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है? क्षुद्र ग्रहों के आपस में टकराने से छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाने वाले उल्का
जो वायुमंडल कक्षा में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण या तो वाष्पीकृत हो जाते हैं या जल जाते हैं, और जो वाष्पीकृत या जल नहीं पाते वो अध जले उल्का पिंड के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। ये बात समझ में आई? तो ये बात थी आपकी क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का एवं उल्का पिंड की, और कैसे हुई पृथ्वी पर डायनासोर की विलुप्ति की। तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको बेहतर तरीके से समझ में आई। तो मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको वाकई में अच्छी लगी है, बेहतर लगी है, मजेदार लगी है, तो वीडियो को लाइक, वीडियो को आगे शेयर, वीडियो पर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना जोड़ें, बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं, तो ऐसी ही नई नई जानकारियां आपको नियमित समय से मिलती रहेंगी और उसकी सूचना आप तक पहुंचती रहेगी। तो आपको जानकारी अच्छी लगी है तो धन्यवाद, वीडियो को आगे शेयर करें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा के लिए खुश रहें, और मेरी वीडियो को, सभी वीडियो को, अच्छी लगने वाली वीडियो को आगे शेयर करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।